हेलो स्टूडेंट्स, आपका एलएन के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं मनोज बिंदल, सीनियर फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, एलएन कोटा से। बच्चों, इस समय आपकी तैयारी जेईई एडवांस 2022 एग्ज़ाम को लेकर ज़ोरों शोरों से चल रही है। आज हम आपके सामने कुछ पुराने एग्ज़ाम जेईई एडवांस के एनालिसिस को लेके आए हैं। ये एनालिसिस आपकी तैयारी जो आप जेईई एडवांस 2022 के लिए इस समय कर रहे हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगी। हम आपके साथ आज ये डिस्कस करेंगे कि जो जेईई एडवांस 2019 में हुआ है, 2020 में हुआ है, 2021 में हुआ है, उसमें किस तरीके का एंटायर सिलेबस मैथमेटिक्स के किन टॉपिक से वेटेज रहा है, कहाँ से क्वेश्चन ईजी हैं, मीडियम है, टफ है, इन सब बारे में आज हम डिटेल स्टडी करेंगे। आज हम ये भी स्टडी करेंगे कि एक स्टूडेंट जिसका कि सब्जेक्ट उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो है, तब भी वो किस तरीके से इस जेईई एडवांस की तैयारी इस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ 25 डेज में बहुत सक्सेसफुली करते हुए अपने मार्क्स को ऑप्टिमाइज कर सकता है। तो इन सब बातों पे आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। हम एक अच्छा स्टूडेंट जिसकी एक्सपेक्टेड रैंक है उसको कि टॉप 200 में आनी ही चाहिए, बहुत अच्छी उसकी तैयारी भी है, तो उसको किस तरीके से किन चैप्टर्स पे और ज़्यादा इस टाइम पे ध्यान देना चाहिए, इन सब बातों को लेके हम डिटेल डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले बच्चों, मैं सब्जेक्ट मैथ्स के बारे में कुछ आपको जनरल बातें भी बताना चाहता हूँ। जैसे कि अभी आप लोगों ने रिसेंटली अपने जेईई मेन एग्ज़ाम को दिया है और वहाँ भी हमने जो बच्चों से फीडबैक लिया है उसमें ज़्यादातर बच्चों को मैथ्स के पेपर में सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने के बाद भी उतना स्कोर नहीं आ पा रहा है। और बहुत बड़ा रीज़न आ रहा है कि बच्चों के साथ कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वो मिक्स कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। तो बच्चों, कहीं ना कहीं जो जेईई एडवांस का एग्ज़ाम है वो तो आप सबको भी पता है कि उसमें दोनों पेपर में मिला के मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस आने हैं, मिक्स कॉन्सेप्ट तो जेईई एडवांस में आते ही हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस मैथ्स के पेपर को अटेम्प्ट लेने के लिए किस तरीके से एक माइंडसेट रखना पड़ेगा। कई बार बच्चे कैलकुलेशन ज़्यादा करने में फंस जाते हैं, टाइम बहुत ओवर यूज़ हो जाता है, तब भी थोड़ा पैनिक बन जाता है और वो कहीं ना कहीं घबराहट के कारण कुछ ईजी क्वेश्चंस भी छोड़ देते हैं। तो आज हम इन सब बातों को भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए, कुछ जनरल बातें जो एक हर स्टूडेंट का पेपर मैथ्स को अटेम्प्ट लेते वक्त आउटलुक होना चाहिए, वो ये है कि आप जब भी मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट लें तो आप एकदम से क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू ना करें। आप आराम से 2-3 मिनट पेपर का ओवरव्यू लें, आप देख लें कि आज इस पेपर में क्या क्या आ रहा है। फिर आप उसके बाद ये देखें कि आपने जिन चैप्टर से तैयारी की थी, जिनमें आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनमें आप डिसाइड करें 9 to 10 क्वेश्चन जो भी आपको लगता है, 11-12 क्वेश्चन कि ये मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई करनी चाहिए। क्योंकि मैथ्स के ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपको टाइम देना पड़ेगा। क्वेश्चन उतने टाइम में उतने अटेम्प्ट हो नहीं पाते ज़्यादातर बच्चों के। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप एक ओवरव्यू लें। ये नहीं कि पहले क्वेश्चन से आपने स्टार्ट किया, वही बहुत डिफिकल्ट आ गया, फिर दूसरे पे गए, फिर वो भी डिफिकल्ट हो गया, तो सबसे आपको थोड़ा सा पेपर को अटेम्प्ट लेते वक्त डर लगेगा। तो आप एक ओवरलुक लें, उसके बाद डिसाइड करें, क्योंकि ये मान के चलिए कि उस पेपर में आपके कहीं ना कहीं 25 to 30% क्वेश्चन वेरी इजी टाइप के आने वाले हैं और कोई भी इजी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। जो इजी क्वेश्चन है वो तो आपसे क्रैक होना ही चाहिए। तो सबसे पहले आप उन इजी पार्ट को अटेम्प्ट लीजिए, फिर उसके बाद जो मॉडरेट है उसको अटेम्प्ट लीजिए और कहीं ना कहीं अपने टाइम को इस तरीके से डिवाइड करते हुए इस पूरे पेपर को आप 2-3 राउंड में अटेम्प्ट लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप पेपर को अटेम्प्ट लेंगे तो आपको अनडाउटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। कहीं ना कहीं जब बच्चे मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन करते हैं, मैथ्स में हमने देखा मिक्स कॉन्सेप्ट्स आते हैं, किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को सॉल्व करने में हमें इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, आपको लग रहा है कि इसको सॉल्व करने में मेरे को 2-3 मिनट की कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी, तो आपको अगर उस क्वेश्चन में 1-2 ऑप्शन मिल गए तो आप उन 1-2 ऑप्शन को ईजिली अटेम्प्ट ले लीजिए, उस पर्टिकुलर ऑप्शन को छोड़ते हुए आगे बढ़ जाइए। क्यों? क्योंकि देखिए इस पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपका क्या नॉलेज है, इसमें मैटर करता है कि उस दिन आपने कितना अच्छा स्कोर किया। आपकी जो सक्सेस है वो आपके मार्क्स पे डिपेंड करती है। कोई भी ये नहीं जानना चाहता कि आप कितने इंटेलिजेंट थे, तो अल्टीमेटली तो आपको मार्क्स लाना है और मार्क्स की परफॉर्मेंस के लिए आपको बिल्कुल भी उस पेपर में पैनिक नहीं होना। उसके जो ईजी पार्ट हैं, जो मॉडरेट पार्ट हैं, उनको मिनिमम टाइम में जो उसकी रिक्वायरमेंट है कैलकुलेशन की, सक्सेसफुली करते हुए रिजल्ट तक पहुंचना है। तो कहीं भी आप किसी क्वेश्चन को इस टाइप से चैलेंज मत लीजिएगा कि हाँ नहीं ये तो मैं कर ही लूँगा, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, और पता लगा कि आपने कर भी दिया बट उस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन
का टाइम लगा दिया, तो उससे कहीं ना कहीं आपको नेट लॉस होने वाला है। आप बस जो इजी पार्ट है उसको करते रहिए, कूल रहिए, जो एक कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है उसको भी कंफर्टेबली करते रहिए। ये सब आप करेंगे तो आप सक्सेसफुली पेपर को बहुत अच्छे से हाई स्कोर तक ले जा सकते हैं। अब बच्चों मैथ्स के लिए क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पास 25 डेज का टाइम बचा है, आप सब जोरों शोरों से इस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, काफ़ी लंबे टाइम से आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब लास्ट टाइम में मैं एक चीज़ और एडवाइस करूँगा, कोई भी अगर ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको थोड़ा सा लगता है कि मैंने कम पढ़े या मेरा मन था कि इनको छोड़ देना चाहिए, तो उन चैप्टर्स को इस समय आपको रिवाइज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिनको आपने ऑलरेडी पहले छोड़ रखा था, आपका कॉन्फिडेंस लो है, और अगर आप उन टॉपिक को लास्ट टाइम में करेंगे तो लास्ट टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से अपने मोटिवेशन को डे बाय डे इंक्रीज करें, ना कि हम अपने मोटिवेशन को डाउन करें, अपने एंथुसियाज्म को डाउन करें। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जिन 2 4 5 अगर आपके ऐसे टॉपिक हैं भी जिनमें आपने पहले सोचा था कि हाँ मैं छोड़ दूंगा, तो उन टॉपिक को अब आपको छोड़ना ही है, कुछ भी उन टॉपिक को टच करने की ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत ज़्यादा सिलेबस है और पेपर तो पूरे सिलेबस से ही मिला के आना है आपका। और फिर आज हम अभी डिटेल एनालिसिस में ये भी जानेंगे कि भाई पिछले 3 सालों में किस चैप्टर से क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो उन सब बातों पे अपन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो कुछ भी आपको नया नहीं करना है, जो भी आपने 2 सालों में अपनी इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रिपरेशन की है उन टॉपिक्स का ही हमें लास्ट में रिवीजन करना है और प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, तो चलिए अब अपन जो है इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन कि किस टाइप के यहाँ पे एनालिसिस में मैथ्स में पिछले 3 सालों में हमें क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। अब ये जो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स है वैसे तो बेसिक चैप्टर है हमारे मैथ्स का, और इसमें अगर हम देखें तो 2020 में हमें यहाँ से एक क्वेश्चन मिला है और 2021 में भी एक क्वेश्चन मिला है। वैसे तो इस चैप्टर में हम जनरल मैथ्स की बात करते हैं क्योंकि मैथ्स के किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें एक मिनिमम लेवल चाहिए होता है। तो ऐसा ये जो चैप्टर है ये 0 चैप्टर है मैथ्स का, और कहीं ना कहीं इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम कहीं ऑलमोस्ट बाकी चैप्टर में कवर कर लेते हैं। अब हम बाकी चैप्टर की बात करते हैं, एक बार हम इन सब चीज़ों को डिटेल में जान लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा चैप्टर है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में यहाँ पे 2020 में हमने एक क्वेश्चन देखा है और यहाँ पे 2021 में भी हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे एक जनरल चैप्टर है, बच्चों को आना ही चाहिए अलजेब्रा का, और अभी रिवीजन करते वक्त भी आप इसमें थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आईआईटी का ट्रैक रहा है कि आपको कोई इक्वेशन दे दी, उसके रूट्स दे दिए, तो आपको रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स का आइडिया होना चाहिए अच्छे से। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, इनके जो रिलेशंस होते हैं वो आनी चाहिए। क्वाड्रेटिक में आपको लोकेशन ऑफ रूट को बहुत अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। और जो आईआईटी का हमने ट्रेंड देखा है ज़्यादातर, कई बार वो क्या करता है कि क्वाड्रेटिक या क्यूबिक के अल्फा बीटा, क्वाड्रेटिक के अल्फा बीटा गामा रूट देके वो उसके हायर पावर तक ले जाता है। तो आप उस क्यूबिक या क्वाड्रेटिक में ही उसके रूट को सेटिस्फाई करिए और वहीं से उसकी जो हायर पावर के एक्सप्रेशन की वो वैल्यू पूछ रहा है उसको फाइंड करने की कोशिश कीजिए, तो उससे काफ़ी हमें फ़ायदा मिलता है। तो बहुत कम टाइम में बच्चे इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। अगर हम लॉग चैप्टर की बात करें तो ऐसा लॉग से कोई क्वेश्चन नहीं है, बट लॉग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं बाकी चैप्टर में भी काम आ सकती हैं। सीक्वेंस के चैप्टर में भी लॉग इन्वॉल्व हो सकता है, कैलकुलस में भी लॉग फंक्शन होता है। तो लॉग की प्रॉपर्टीज़ जो 4-5 होती हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज कर लें। साथ में अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे जा रहे हैं, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। बच्चों अगर हम कंपेयर करें तो अभी तक हमने जितने भी चैप्टर देखे हैं अलजेब्रा में उनमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो हमारा चैप्टर सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन ले रहा है। ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं कि 2019 में भी 2 क्वेश्चन थे, 2020 में भी 2 क्वेश्चन है, और यहाँ से जो क्वेश्चन आता है उसमें एक बहुत ही पार्टिकुलर चीज़ देखने को मिलती है। वो क्या करता है, एपी जीपी का सपोज कोई क्वेश्चन दिया, उसमें वो सम करा रहा है, लेकिन वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इक्वेशन एक बनती है और अननोन हमारे ज़्यादा होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें बाउंड्रीनेस की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे आपको हो सकता है थोड़ा हिट एंड ट्रायल प्रोसेस लगाना पड़े, कुछ वैल्यूज़ दे के चेक करना पड़े। तो इस टाइप का एक जनरल ट्रेंड देखने को मिला है। डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं आप इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन बनाने के बाद आप देखेंगे उसमें आपके 2 वेरिएबल आ रहे हैं और अब आपको किसी एक की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप वहाँ पे हिट एंड ट्रायल कीजिए, वैल्यूज़ देना चालू करिए, एन को 1 2 3 4 जैसा भी क्वेश्चन में डेटा है, और वहाँ से आप आंसर को निकाल सकते हैं ईजिली। इस टाइप का यहाँ से क्वेश्चंस का आइडिया आपको मिल रहा है। फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर देखें। जनरली बच्चों को ये टॉपिक वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है,
पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है। अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें कॉन्जुगेट, मॉडुलस और आर्गुमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको अच्छे से रिवाइज करनी चाहिए। ट्राइंगल इनइक्वलिटी का ध्यान रखना चाहिए। आगे चल के डी मोइरस थ्योरम हो गई, या हमारा nth रूट ऑफ यूनिटी हो गया, इन बातों का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट में जब हम सर्किल की इक्वेशन पढ़ते हैं या पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो वो सब आपको आइडिया होना चाहिए। अगर वो सब आपको आइडिया है तो ये बच्चों एक ऐसा टॉपिक है जो हम देख सकते हैं कि 2019 में भी 2 क्वेश्चन देखे गया है, 2020 में भी 2 क्वेश्चन थे और 2021 में भी 2 क्वेश्चन देखे गया है। टॉपिक जो है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, बच्चों को रिलेटिवली थोड़ा डाउट रहता है, बट कहीं ना कहीं जिनको पूरे सब्जेक्ट का एक अच्छा ओवरव्यू है वो इस चैप्टर में काफ़ी इंटरेस्ट भी रखते हैं और क्वेश्चन को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बाइनोमियल थ्योरम के बारे में देखते हैं। तो इस चैप्टर से हम देख रहे हैं कि 2021 में ज़रूर कोई क्वेश्चन नहीं था, बट 2020 में भी एक क्वेश्चन रहा है और 2019 में भी एक क्वेश्चन है, 2020 में भी जी एडवांस में एक क्वेश्चन है। बाइनोमियल थ्योरम में जनरली हमें जो है आइडिया होना चाहिए सीरीज़ के सम का, क्योंकि वहाँ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इस टाइप के क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, वहाँ कहीं ना कहीं वो सीरीज़ देगा, आपको डबल समीशन भी दे सकता है। तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए उन सीरीज़ के बारे में। आप पिछले सालों के पेपर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जो जे एडवांस में डायरेक्टली पूछे गए हैं, तो उससे आपको इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका भी एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो हमारा चैप्टर है और आगे चल के इसको हम प्रोबेबिलिटी में भी काउंटिंग में काम में लेंगे, तो उसमें भी आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 19 में एक क्वेश्चन था, 2020 में 2 क्वेश्चन थे और 2021 में एक क्वेश्चन था। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर की अगर हम बात करें तो एक बच्चे को किन बातों का ध्यान देना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट है डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए, एनपीआर एनसीआर में उसको अंतर दिखना चाहिए, डिवाइजर पे भी कई बार क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिरेंजमेंट का आइडिया होना चाहिए। हमने देखा है कि पिछले सालों में जेई ने डिरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चन बनाए, ठीक है, डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन, अलाइक ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन में हम ग्रुपिंग करके जा रहे हैं, तो इन सब बातों का आइडिया होना चाहिए। हमने देखा 1-2 बार सर्कुलर परम्यूटेशन में भी क्वेश्चन पूछे गए। टॉपिक थोड़ा बड़ा है और इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड अगर आप रहेंगे तभी आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे इन सब बातों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट की बात करें तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बट आपको कहीं ना कहीं जो कंसिस्टेंसी है, अभी हमने देखा जेईई मेन में ऑलमोस्ट सभी पेपर में कंसिस्टेंसी का क्वेश्चन था, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो आप उस चीज़ को अच्छे से रिवाइज कर लें। हो सकता है कि उसका क्वेश्चन मैट्रिक्स के साथ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में कनेक्ट कर दे, तो वो एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। बट ज़्यादा जो प्रॉमिसिंग टॉपिक हो जाता है एडवांस में वो मैट्रिसेस हो जाता है, और मैट्रिसेस में हम देख रहे हैं बच्चों लगातार 2021 में भी हमने देखा कि देयर आर 4 क्वेश्चंस, 2019 में भी 4 क्वेश्चन थे और ये बहुत ही प्रॉमिसिंग टॉपिक है। मैट्रिसेस में हम देख रहे हैं मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैट्रिसेस जेईई एडवांस की काफ़ी ज़्यादा लाइकिंग के ऊपर है। जब आप आगे बीटेक में पढ़ रहे होंगे तब भी इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है मैट्रिसेस का। तो इसमें जो एडजॉइंट है हमारा, इन्वर्स है, जो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल डिटरमिनेंट इनटू आई एन व्हेनेवर ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर एन, तो वो जो बेस इक्वेशन है या डिटर्मिनेंट हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, इन्वर्स की प्रॉपर्टी हो गई ए इन्वर्स इज एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट है, तो इन सब के फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। दूसरा, जो क्वेश्चन में मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चन में भी आपको ऑप्शन देख के भी आइडिया लगाना चाहिए। अगर मैट्रिक्स में कुछ रिलेशन है तो आप दोनों साइड ट्रांसपोज ले सकते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर इन्वर्टिबल दे रखी है तो इन्वर्स मैट्रिक्स से कर सकते हो, दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो दोनों साइड आप ट्रांसपोज ले सकते हो। तो ये सब मतलब आपको करके ऑप्शंस का थोड़ा आइडिया रख के इसके मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस को कंफर्टेबली सॉल्व करना चाहिए। रिलेटिवली ये क्वेश्चन थोड़े टाइम लेते हैं, बट एग्जाम में क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप थोड़ा ऑप्शंस को ध्यान में रखिए और थोड़ा सा मल्टीपल करेक्ट जो प्रीवियस ईयर्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं ज़रूर आपको पर्सनली एडवाइस दूंगा कि उनको आप एक बार अच्छे से रिव्यू कर लें, जिससे कि आपके इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट उन क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस हो जाए। तो ये काफ़ी प्रॉमिसिंग टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी अगेन परम्यूटेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और परम्यूटेशन से तो हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आ रहा है, बट कहीं ना कहीं अगर हम प्रोबेबिलिटी को देखें तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, 2019 में, 20 में भी 3 है और 2021 में तो ज़बरदस्त 5 क्वेश्चंस।
प्रोबेबिलिटी के 5 क्वेश्चन, हमें कॉम्प्रेंशन देखने को मिला, हमें मल्टीपल करेक्ट में क्वेश्चन देखने को मिला, हमें इंटीजर टाइम में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखने को मिला। 5 क्वेश्चन सिंगल चैप्टर लेके गया। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं इस चैप्टर को समझने के लिए बच्चों आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैं आपको बता सकता हूं कि अगर जिस बच्चे ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी चैप्टर में मास्टरी कर रखी है, थोड़ा पेशेंस है, उसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बहुत अच्छे से काउंट कर सकता है, तो ये 2 टॉपिक मिला के आपके 3-4 क्वेश्चन देंगे। वहीं पे डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, ये 2 टॉपिक भी मिला के आपके 3-4 क्वेश्चन देंगे। तो आप मानिए कि 7-8 क्वेश्चन आपके ये 2 टॉपिक से कवर हो रहे हैं। अभी हम आगे भी देखेंगे कुछ और टॉपिक जो मोस्ट प्रॉमिसिंग है और वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। इस कम टाइम में भी आप इन टॉपिक के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ और प्रॉब्लम्स आप जो है अपने रिवीजन करते वक्त तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाए। तो इस टॉपिक प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसमें वेन डायग्राम की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। 2 वेन डायग्राम वाला, 3 सर्किल में जब वेन डायग्राम पे अपन स्टडी करते हैं इवेंट्स को, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का अच्छा आइडिया होना चाहिए, कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं। फिर लास्ट में हमारी टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। ऑफकोर्स जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कई बार हम देखते हैं कि वो एटलीस्ट 1 सक्सेस, नो सक्सेस, और उसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला भी काफ़ी कई बार वो डायरेक्ट पूछते हैं। तो ज़्यादा कुछ थ्योरी होती नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बहुत क्विक रिवीजन करके आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस रिवाइज कर सकते हैं और उससे आपको एक बहुत अच्छा इस चैप्टर का आइडिया लग जाएगा। अब देखिए बच्चों, स्ट्रेट लाइन जो है वो ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की यहाँ जस्ट स्टार्टिंग हो रही होती है और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं मिक्स करके वो आगे सर्किल या पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला के साथ कनेक्ट करता है। चाहे वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनाइजेशन हो, चाहे वो एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो फैमिली ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट हो, या कहीं पे पैरामेट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन को यूज़ करके कोऑर्डिनेट निकालने की बात हो। तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर का जो यूज़ है वो हमारे आगे वाले चैप्टर में ज़्यादा काम में आता है। तो ऐसा डायरेक्ट इस चैप्टर से देखें तो 19-20 में तो कोई क्वेश्चन था नहीं, बट 2021 में जरूर स्ट्रेट लाइन से हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले। स्ट्रेट लाइन के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो अब एप्लीकेशन स्ट्रेट लाइन की सर्किल में भी ऐड हो जाती है। तो सर्किल इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू स्ट्रेट लाइन फ्रॉम जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप सर्किल को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से दीजिए। सर्किल में आपकी ज्योमेट्री भी काम आ जाती है। सर्किल की बहुत सारी थ्योरम आप लोग 9-10 लेवल में भी पढ़ते हैं, तो उससे भी क्वेश्चन को हम क्विकली सॉल्व कर सकते हैं बजाय कैलकुलेशन करने के अलजेब्रिक मेथड से। तो उसका एडवांटेज लेते हुए सर्किल में ऑर्थोगोनलिटी ऑफ सर्किल, फैमिली ऑफ सर्किल, साथ में रेडिकल एक्सिस का कॉन्सेप्ट, तो वो सब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पे 2021 में भी सर्किल से 3 क्वेश्चन पूछे गए। कोनिक सेक्शन, अब कोनिक सेक्शन में तो आप सबको पता है बच्चों, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला मिक्स ही आता है। हो सकता है वो कॉमन टेंजेंट पे बना दे पैराबोला, और हो सकता है एलिप्स का इंटरसेक्शन कर दे। उसमें स्टैंडर्ड डायग्राम जो होता है उसका लेटेस्ट एटम की लेंथ, फोकस के कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ये सब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अभी हमने जेईई में भी देखा कि यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे थे, तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से कवर करें। अब देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रॉमिसिंग है आफ्टर डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, दैट इज वेक्टर इन 3D। तो अभी तक आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस के बारे में कहा, जो 3-4 क्वेश्चन देके ही जाएगा। डिटर्मिनेंट में कंसिस्टेंसी, फिर इसके बाद अभी मैंने आपको प्रोबेबिलिटी में कहा आप उसको परम्यूटेशन की थ्योरी के साथ अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अगेन 3-4 क्वेश्चन गारंटेड आने। और फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ वेक्टर इन 3D। अभी जेईई में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर के आए तो आपको पता है वेक्टर इन 3D। मिनिमम 3 क्वेश्चन हर पेपर में थे। किसी भी साल का आप जे एडवांस का पेपर देखें, हर साल 3-4 क्वेश्चन वेक्टर 3D से आते हैं। टॉपिक भी सिंपल है और अभी आपकी बहुत अच्छी तैयारी भी है, तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से तैयार करिए। तो यहाँ से जो बच्चे करेंगे उनको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलस का पार्ट आ गया, लिमिट है, फंक्शन है। तो फंक्शन से हमने देखा 2020 में 3 क्वेश्चन थे। बाकी फंक्शन अगेन क्या है, कैलकुलस की बिगिनिंग है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ के जो कॉन्सेप्ट है वो आगे काम में आएंगे। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पे एलसीडी का एक क्वेश्चन आ ही जाता है। डिफरेंशियबिलिटी पे 2020 में 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। मेथड डिफरेंशिएशन का 1 क्वेश्चन था, सिंपल डिफरेंशिएशन। इसका एप्लीकेशन पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस फिनिश हो रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, क्योंकि ये टॉपिक भी बड़ा है। इसमें टेंजेंट नॉर्मल भी है हमारे पास, इसमें हमें मोनोटोनिसिटी भी पढ़ना है, मैक्सिमम मिनिमा, जो एप्लीकेशन है मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम,
LMVT वो भी आ जाता है। तो इन सब बातों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो एज सच डायरेक्ट पूछा नहीं जाता, बट इस चैप्टर की जो स्किल्स है इंटीग्रेशन करने की, वो कहीं ना कहीं हम एरिया अंडर द कर्व, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, अटेम्प्टिंग क्वेश्चन ऑन डेफिनेट इंटीग्रेशन में काम में लेते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन इज अगेन मोस्ट प्रॉमिसिंग टॉपिक, बट इसके लिए आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का थॉरो स्टडी होना चाहिए। अगेन अगर हम देखें तो एरिया अंडर द कर्व पे हर साल एक क्वेश्चन जे एडवांस में पूछा जा रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है कई बार एरिया और डिफरेंशियल के क्वेश्चन को मल्टीपल करेक्ट में मिक्स भी कर सकता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करा के वो आपसे कर पूछ लेगा और फिर लास्ट में उसका एरिया बाउंडेड बाय कर पूछ लेगा। तो ये दोनों टॉपिक जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस पे हैं। अच्छे से इंटीग्रेशन जिनको आता है, ग्राफ वगैरह की नॉलेज है, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह आते हैं, कंफर्टेबल हैं पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला इनके ग्राफ से, तो वो इजीली अटेम्प्ट ले सकते हैं। फिर रेशोज एंड आइडेंटिटीज जो टिग्नोमेट्री का पार्ट है वो अगेन कोई इतना जेई में पूछा नहीं जाता, बट इसके फॉर्मूले हमें आगे के चैप्टर में काम में आते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ वो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल है। इस चैप्टर पे हमने देखा कि 2021 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, बट कहीं ना कहीं मतलब अगर हम वैसे देखें तो ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट इस चैप्टर से बच्चों रेगुलर आता है। तो आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल स्पेशली, और इसमें भी बेसिक लॉ जो साइन लॉ है, कोसाइन लॉ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ट्राइंगल में इंस्क्राइब सर्किल का रेडियस है, सरकम रेडियस है, ये जो 8-10 फॉर्मूले हैं बस इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में जो इस चैप्टर से क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको अटेम्प्ट ले सकते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको सबकी प्रिंसिपल वैल्यूज का आइडिया होना चाहिए, और जो हमारा टेलीस्कोपिक सम होता है, कई बार हम क्वेश्चन देखते हैं जहाँ हम सीरीज़ का सम करना है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आ रहे हैं और हमने उसकी जनरल टर्म लिख के उसको स्प्लिटिंग एनेट टर्म एज डिफरेंस ऑफ 2 लिख लिया और फिर हमने कंफर्टेबली टेलीस्कोपिक सम करके उसका सम फाइंड कर लिया। उस टाइप का भी आइडिया रहना चाहिए। बाकी जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी आपको प्रिंसिपल वैल्यूज़ का भी आइडिया होना चाहिए। तो ये सब तो हमने बच्चों टॉपिक की बारे में डिटेल स्टडी किया, पिछले 3 साल का ट्रेंड देखा, कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे, वो एक आपको ओवरव्यू हमने दिया। अब देखिए हम इस बात पे भी काम हमने किया है कि जिन बच्चों को लगता है कि मैथ्स में बहुत अच्छा जेईई मेन में हम नहीं कर पाए, थोड़ा सा हमें डर लगता है, उतने टाइम लिमिट में क्वेश्चन नहीं कर पाते, तो उन बच्चों के लिए भी हम कुछ बताना चाहते हैं कि वो बच्चे भी इजीली 30 to 40% मार्क्स किन टॉपिक्स को इस कम टाइम में, हार्डली हमारे पास 3 वीक के आसपास टाइम रह गया है, तैयार कर सकते हैं और हम बहुत अच्छे से 30 to 40% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो जे एडवांस का पेपर है वो काफ़ी लो स्कोरिंग है और इसमें 30 to 40% अगर हम मैथ्स के पेपर में स्कोर कर रहे हैं तो ये भी एक हमें जे एडवांस में कोई ना कोई आईआईटी में बहुत अच्छी ब्रांच और बहुत अच्छी रैंक के साथ हम अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें हम आपको सजेस्ट करते हैं ये टॉपिक अभी आपने 12th की प्रिपरेशन में भी तैयार किए होंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप जो है तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली तो डेरिवेटिव की एप्लीकेशन है, हर क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएशन करना है तो वो आप कर सकते हैं। मैट्रिसेस जरूर आपको तैयार करना चाहिए और इसको डिटर्मिनेंट के साथ आप कंसिस्टेंसी वाला पार्ट ऐड कर सकते हैं, एडजॉइंट, इनवर्स, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोज, ये सब आपको आना चाहिए। ट्रेस फाइंड करना, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, कई बार मैट्रिक्स के क्वेश्चन में वो काउंटिंग करा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन टाइप से भी वो लिंक कर सकता है। फिर इधर प्रोबेबिलिटी अगेन अभी आपने 12th की प्रिपरेशन में भी तैयार किया होगा और इसके लिए आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है चैप्टर उसका बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए। यहाँ से भी आपको 3-4 क्वेश्चन एडवांस के पेपर में देखने को मिलेंगे। स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्किल है तो सर्किल हमने यहाँ पे रखा है। आप सर्किल और उसके पहले स्ट्रेट लाइन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एंगल बाइसेक्टर है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, एंगल बिटवीन 2 लाइन है, या जो ट्राइंगल के स्पेशल पॉइंट्स हैं, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनाइजेशन, इन सब का आइडिया ले सकते हैं। और लास्ट में कोनिक सेक्शन जिसमें पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, क्योंकि यहाँ से भी गारंटेड हम देख रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन एडवांस के पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो ये वो टॉपिक हैं बच्चों जो आप मतलब इन दिनों में आराम से कर सकते हैं। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव भी 1-2 दिन में तैयार किया जा सकता है। प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन के साथ पढ़ते हुए हम 2-3 दिन में तैयार कर सकते हैं। पिछले साल के पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप इन टॉपिक्स को करते हैं तो हमारा ऐसा मानना है कि आप कंफर्टेबली 30 to 40% मार्क्स ईजिली ला सकते हैं और टाइम भी इतना है कि आप इनको कंफर्टेबली कर सकते हैं। बट जो बच्चों को लगता है कि नहीं सर हम और ज़्यादा कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने एक और हमारी तरफ से स्ट्रेटजी दी है और इसमें ये उन बच्चों के लिए है
जो 40% से 60% मार्क्स ईजिली स्कोर कर सकते हैं और उनको लगता है कि नहीं हमारे काफ़ी सारे टॉपिक तैयार हैं, तो उसमें ये जो टॉपिक है हमारे ये तो एज यूजुअल है जो आपको करने ही चाहिए, बट अब हमने इसमें बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन ऐड कर दिया है क्योंकि आप सबको पता है कि ये काफ़ी प्रॉमिसिंग टॉपिक है एडवांस के लिए। तो यहाँ पे इंटीग्रेट बाय पार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, एंड समटाइम हम देखते हैं कि एस्टिमेशन बेस्ड क्वेश्चन भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में पूछे जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को ऐड कर सकते हैं। वेक्टर 3D हमने ऐड कर दिया है, क्यों? क्योंकि वेक्टर 3D भी अगेन 3 से 4 क्वेश्चन एडवांस में देखे जाता है। तो जिन बच्चों का टारगेट है कि हम सर मैथ्स में हमारे पास टाइम है और आप हमें और अच्छा टारगेट दीजिए जिससे हम और बेटर मार्क्स लेके आएँ, जिससे हमारी रैंक और अच्छी आ सकती है, तो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन, वेक्टर 3D और कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करेंगे। यहाँ से आपको बच्चों 7 से 8 क्वेश्चन और मिल जाएंगे जिससे आप इजीली अपने पेपर में 40 to 60% मार्क्स कंफर्टेबली ला सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास एक और फाइनल स्ट्रेटजी है उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि हमें तो टॉप 100 में रैंक चाहिए, हमें तो सर IIT बॉम्बे की CS ब्रांच चाहिए, तो आप तो हमें पूरा प्रोग्राम बताइए किस तरीके से हम तैयारी करें अपनी लास्ट में आके, हम कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते, हमारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी हमारा प्लान है, हमारी स्ट्रेटजी है, वो इस पेपर में कितना अच्छा कर सकते हैं। तो उसके बाद अब हमने ये सारा पार्ट तो बच्चों वही है जो अभी हमने कवर किया है, इस ऑर्डर में आपको जाना चाहिए। अब हमने एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि जब आपने इतना कैलकुलस कवर कर ही लिया है, पूरा इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट, डेफिनेट जान ही लिया है, तो आप कंफर्टेबली एरिया अंडर द कर्व उसी की एप्लीकेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ये भी कवर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से गारंटेड आपको 2 क्वेश्चन मिलने तय हैं। फिर आप लिमिट भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा, साथ में आप कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी भी कवर कर सकते हैं क्योंकि लिमिट के कॉन्सेप्ट ही और जो लिमिट का आइडिया है वही हमें कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और लास्ट में हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर भी ऐड कर दिया है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिनको आप तैयार करते वक्त अपने स्कोर को काफ़ी अच्छा ला सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि कुछ भी नया करने की कोशिश मत करिए, इसलिए हमने सारे प्लान आपके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप से प्रेजेंट किए हैं। जिन बच्चों को लगता है कि नहीं कम टाइम है और मुझे कुछ टॉपिक्स की तैयारी करके ही अच्छा करना चाहिए, तो उनके लिए एक अलग प्लान है। बट ये जितना भी है ये हमारी तरफ से एक स्ट्रेटेजी है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इसमें टॉपिक कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं जो प्लान 2 था हमारा जिसमें कि हमने 40 to 60% की बात की थी, सर उसके कुछ टॉपिक मैं ले सकता हूँ, 30 to 40% में एक आध टॉपिक हटाना चाहता हूँ, तो आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, 1-2 टॉपिक इधर उधर कर सकते हैं। हमने पूरा एनालिसिस दिया और आप बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए और हर दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपका डे बाय डे मोटिवेशन बढ़ना चाहिए। ये अगर मोटिवेशन बढ़ेगा और आराम से मस्त रह के तैयारी करिए, कुछ भी बहुत ज़्यादा ऐसा मत सोचिए और रेगुलर अपने फोकस होके तैयारी करेंगे, अल्टीमेटली आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। कहीं ना कहीं किसी IIT में आप बहुत अच्छी रैंक के साथ, बहुत अच्छी ब्रांच के साथ अपने फ्यूचर को बना रहे होंगे। यही सब हम सब की तरफ से, हमारी एलन टीम की तरफ से आप सभी के लिए आने वाले JEE एडवांस 2022 एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।